हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा और आपका मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो चारों जो सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, इसके मॉक टेस्ट डेली आपके लिए अपलोड होते हैं। तो अपने वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना। हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है और आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ में जितने मॉक टेस्ट आपके अपलोड हो रहे हैं, इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में सारे ये मॉक टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन भी जितने मॉक टेस्ट पीछे अपलोड हुए उनको वॉच आउट कर लेते हैं। तो ये जितने भी आपके मॉक टेस्ट है, चाहे अपकमिंग एग्जाम जो भी हो, आपका पटवारी का हो, पुलिस का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका HPGK हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर मैथ सेक्शन पूछा जाता है, इन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसमें कालिदास ने जो वो किन्नरों का वर्णन किया है। तो मेघदूत में, रघुवंश में, कुमार संभव में या अभिज्ञान शकुंतलम में। तो जो कुमार संभव पुस्तक है, कुमार संभव जो इसमें जो कालिदास ने जो वो किन्नरों का वर्णन किया है, तो कुमार संभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर घाटी किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में, कुल्लू में या हमीरपुर में है। तो बंदर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले में स्थित निर्मंड किस ऋषि से संबंधित है। तो निर्मंड जो स्थान है कुल्लू में किस ऋषि से संबंधित है। वो वशिष्ठ से है, विश्वामित्र से है, परशुराम से है, ऋषि जमदग्नि से है। तो जो आपका निर्मंड है वो कुल्लू जिले में स्थित, वो भगवान परशुराम से संबंधित है, भगवान परशुराम। तो परशुराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाठना जो है किस जिले का लोक नाटक है। तो बाठना जो है कांगड़ा का है, बिलासपुर का है, हमीरपुर का या मंडी का है। तो बाठना है आपका ये मंडी का लोक नाटक है, मंडी। तो मंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाबा कांशीराम का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो ये हमीरपुर में है, कांगड़ा में है, शिमला में या बिलासपुर में। तो बाबा कांशीराम का जन्म स्थान जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कांगड़ा। तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हिंदी का। तो गणेश में कौन सी संधि है। गणेश में संधि बतानी है आपने। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। तो गणेश आपके पास एक शब्द आ गया, पहले इसके आप दो प्रॉपर शब्द बना लेंगे। ठीक है, तो जब गणेश के दो प्रॉपर शब्द बनाएंगे आप, तो एक बनेगा गण प्लस ईश। ठीक है, गण प्लस ईश, यहाँ से क्या आ गया, छोटा अ आ गया, यहाँ से बड़ी ई आ गई, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए। ये जो आपका ये गण और ये श लिख दिया, और ये जो ए आया ये यहाँ से बना है ई प्लस ए। तो ये जो जहाँ भी ए की मात्रा आ जाए, ठीक है, साथ में ट्रिक को पहचान लो, जहाँ भी ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, वहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि जो है वो हो जाती है। तो गणेश में कौन सी संधि है, गणेश में आपकी गुण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथैव में कौन सी संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो तथैव ये आपके पास शब्द है तथैव, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो तथा प्लस एव। ठीक है, तथा प्लस एव, तथैव। यहाँ से आपके बड़ा आ गया, यहाँ पे आपकी प्लस ए आ गई, और दोनों मिला के बना रहे हैं ए बना रहे हैं। तो ये जो तथैव की मात्रा आई, ए की मात्रा वो यहाँ से आई। ठीक है, तो तथैव। और ये संधि कौन सी होती है, ये संधि होती है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि आई थी, वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वृद्धि संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमजोसबी में कौन सी संधि है, परमजोसबी। तो परम ये आपका परमोजस्वी है। ठीक है, परमोजस्वी। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो प्रॉपर शब्द बनाने, जब भी आपको संधि विच्छेद करने आएगा, तो एक तो बनेगा इसका परम, ठीक है, प्लस ओजस्वी, ओजस्वी। ये दो ओ की मात्रा नहीं आएगी, सिंगल ओ की नहीं आएगी, ओ की आएगी। ठीक है, परम जमा ओजस्वी। यहाँ से छोटा अ आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ओ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, औ। तो ये जो औ की मात्रा है परमौ, ये यहाँ से आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी अ या अ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो ये औ बनाते हैं, और इनका विस्तार जो होता है, वृद्धि होती है इनमें, तो इनमें इसको कौन सी संधि बोलाते हैं, वृद्धि संधि बोलाते हैं।
जिसमें डबल ओ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ये आपकी वृद्धि संधि में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है? राष्ट्र गौरव, तो इसमें जो आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो गया, बहुब्री या अव्ययी भाव। तो राष्ट्र गौरव, तो राष्ट्र गौरव मतलब राष्ट्र का गौरव, ठीक है, राष्ट्र का गौरव। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? राष्ट्र गौरव, सीधा राष्ट्र गौरव लिखा है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा ये राष्ट्र का गौरव। तो ये लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपका दही बड़ा है, ये दही बड़ा, तो दही बड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है? ये भी लुप्त पद तत्पुरुष समास है। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, अधिकरण विभक्ति आ रही है इसमें, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। फिर जैसे पकौड़ी आ जाता है आपका, पकौड़ी। अब पकौड़ी का जब इसमें समास पूछा जाएगा आपका, तो इसमें भी लुप्त पद तत्पुरुष समास है। कैसे है? पकौड़ी में क्या होता है? पकौड़ी का जब शब्द विग्रह करेंगे तो ये बनेगा पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी, ठीक है, पकी हुई बड़ी। तो ये आपके सारे जो मतलब ये लुप्त पद तत्पुरुष समास जो वो होते हैं। तो इसमें कौन सा समास है? राष्ट्र गौरव। तो इसमें राष्ट्र गौरव, तो राष्ट्र का गौरव, तो इसमें जो समास हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही बड़ा। जैसे ये आगे दही बड़ी में कौन सा समास है? अब आपको लग गया पता कि दही में डूबा हुआ बड़ा, मैं विभक्ति आ गई अधिकरण, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो अधिकरण आ गया, ठीक है, मैं अधिकरण में पर आता है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष जो इसमें समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई। तो द टीचर इन मी, टीचर इन मी का मतलब क्या? ये आपकी इनर क्वालिटी को शो कर रहा है। इनर क्वालिटी जो अंदर अंदर जो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बता रहा है। और इनर क्वालिटी के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। द यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, ये आपकी क्वालिटी को शो कर रहा है। जो टीचर है यहाँ पे, ये टीचर जो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि आपके अंदर की क्वालिटी को बता रहा है, आपके अंदर का जो टीचर है। तो आप द का यूज़ करेंगे, द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई, तो द आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी की बात हो रही है, इनर क्वालिटी के बारे में। और इनर क्वालिटी से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो। जैसे पेट्रोइट इन हिम नेवर, पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड टू ज्वाइन हिम इंडियन आर्मी। तो पेट्रोइट होता है देशभक्ति की भावना, उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसके जो वही उसको उत्साहित करती है, मतलब किसके लिए? इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो पेट्रोइट उसके अंदर की भावना, ठीक है, इनर क्वालिटी की बात होती है। तो इनर क्वालिटी से पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि माई फ्रेंड प्लेज गिटार। तो माई फ्रेंड प्लेज अ गिटार, एन गिटार, द गिटार या नो आर्टिकल। तो माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जब इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप काउंटेबल फॉर्म में दर्शाना चाहते हो तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। जैसे माई फादर बाउट अ गिटार, माई फादर बाउट अ गिटार, एक गिटार खरीदा। जब बाउट आ गिटार काउंटेबल नाउन में शो कर रहे हो तो ए का यूज़ करा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेरा दोस्त जो वो गिटार बजाता है, तो द आर्टिकल आप यूज़ करेंगे। प्लेज के बाद आप द आर्टिकल लगा देंगे, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जब इसको काउंटेबल फॉर्म में शो करना हो तो आप ए का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट हिज मनी। तो पार्ट होता है किसी चीज़ से अलग होना, एक चीज़ हो जब पार्ट ऑफ यूज होता है, ठीक है, एक होता है पार्ट ऑफ, एक होता है आपका पार्ट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिस्सा, किसी चीज़ में हिस्सा, ठीक है, पार्ट ऑफ। एक होता है पार्ट फ्रॉम, इसका मतलब होना अलग, ठीक है, इसका मतलब होता है अलग होना। पार्ट विद, इसका मतलब भी अलग, ठीक है, इसका मतलब भी अलग। अब यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? अग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मनी मतलब थिंग्स के लिए कोई बात यूज़ करी जाए, कोई थिंग्स हो किसी चीज़ के लिए यूज़ करा जाए, पार्ट है तो पार्ट विद का यूज़ करेंगे।
जब आप किसी थिंग से अलग नहीं रह सकते हो, ठीक है, तो आप पार्ट विद का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते हो, किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते, तो आप पार्ट फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मदर, तो आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मदर, मैं अपनी माता से अलग नहीं रह सकता हूँ, तो आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम आ जाएगा। लेकिन ऐसे बोला कि आई कैन नॉट पार्ट विद माई मोबाइल फ़ोन, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से अलग नहीं रह सकता, तो विद का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, आई ग्रेडी मैन कैन नॉट पार्ट विद मनी, मनी भी एक थिंग से, तो मतलब इसके अलग नहीं, इसके बिना नहीं रह सकता है, तो ये विद का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इंसान होता है, पर्सन की बात होती है, तो पार्ट फ्रॉम आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू फैमिलियर द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, तो इसमें क्या भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा, फॉर भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, या फिर विद जो वो भरा जाएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा भरा जाएगा। तो आर यू फैमिलियर, फैमिलियर जब आप किसी पर्सन से, फैमिलियर होता है परिचित होना, ठीक है। जब आप किसी पर्सन से फैमिलियर होते हैं, पर्सन से फैमिलियर होंगे, तो आप टू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप फैमिलियर किसी सिचुएशन से होंगे, किसी मैटर पे होंगे, किसी लोकेशन पे होंगे, ठीक है, लिख लो आप मैटर, सिचुएशन, या फिर किसी थिंग्स पे होंगे, या फिर कोई आपकी कहीं भी कोई बात होगी उस पे होंगे, तो आप फैमिलियर विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आर यू फैमिलियर, यहाँ पे क्या ऑथर है, इंसान की बात हो रही है, आर यू फैमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल के आप ऑथर से परिचित हो, तो आप टू का यूज़ करेंगे। पर्सन की बात हो रही है ना, तो पर्सन के लिए टू, और किसी अदर मैटर पे हो तो आप विद का यूज़ करेंगे, फैमिलियर विद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अपोलोजाइज्ड हर हिज रूडनेस, ही अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज जब आप किसी इंसान से मांगते हो, अपोलोजाइज होता है क्षमा, ठीक है। अपोलोजाइज जब पर्सन से अपोलोजाइज करते हो आप, तो आप अपोलोजाइज टू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये माफ़ी जो आप किसी बात पे है या मैटर पे है, तो आप फोर का यूज़ करेंगे। तो आई अपोलोजाइज टू हर, आई अपोलोजाइज टू हर फॉर हिज रूडनेस, मतलब मैं ही वह उससे क्षमा मांग रहा है उसकी रूडनेस के लिए, ठीक है। आज जैसे ऐसे बोलेंगे आप किसी इंसान से अपने क्षमा मांगने, तो आई अपोलोजाइज टू यू, क्यों, क्योंकि फॉर माई मिस्टेक, अपनी गलती के लिए, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप ऐसे सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको आगे से वेट कर सकते हैं। जैसे आपकी से कोई गलती होगी और आपने क्षमा मांगनी हो, तो आप बोलेंगे आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसा सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं आप आगे। तो जब पर्सन से आपने अपोलोजाइज करना है, तो टू का यूज़ करेंगे, और किसी बात पे हो तो आप फोर का यूज़ करेंगे। तो ही अपोलोजाइज टू हर फॉर हिज रूडनेस, तो यहाँ पे कौन सा आपका आ जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का सेक्शन। आपको यहाँ पे बताया कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्या 1 से लेकर 10 तक, उनका जो एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक की संख्याएं हैं, इनको सबको ज्वाइंट करेंगे और 10 से भाग करेंगे। या सिंपल भाषा में आपका ऐसे कर लेंगे, ये फार्मूला इसका n+1/2, इन सबको ज्वाइंट करेंगे, या ये फार्मूला लगा लो, एक ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से करते हो, आप इनको ज्वाइंट करते हो, देख लो इसको भी, 2 × 1 3, 6 10 15, 6 21 7 28, 28 8 36 9 45 10 55, ठीक है। तो इसको जमा करके क्या आ गया, प्लस करके 55/10, इसका आंसर आ गया 5/10, 5/5.5। जब 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फार्मूला है, टोटल कितने तक बोला है, 10 तक क्या, तो आप 10 लेंगे, तो n+1, 10 में +1 कर देंगे, /2 कर दो, कितना आ गया 11, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 5.5। दोनों तरीके, ये एवरेज होता है आपका, ठीक है। और ये फार्मूला है, आप इन सबको ऐड कर लो, और जितनी संख्याएं हैं उनको ऐड करके उनकी संख्याओं के नंबर से, ये टोटल संख्याएं 10 हैं, इन 10 नंबरों को सबको ऐड कर लो, 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। और फार्मूला पुट करना तो n+1/2 कर दो, 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 34 है। अच्छा, अब क्या बोला है,
8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 34 है। ठीक है, तो आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आपको यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 34 दिया, जैसे ऐसे लिखा हूँ 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, मैं लिखता हूँ 25। ठीक है, तो जो नंबर दिया रहता है वो हमेशा एवरेज रहता है आपका। जैसे ये दे रखा है 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 34 है, तो 34 क्या एवरेज, और एवरेज कौन सी संख्या होती है, बीच की संख्या। जैसे ये एवरेज, जैसे ये इसका एवरेज निकाला है, एवरेज, ये एवरेज निकाला, इसका औसत निकाला, तो एवरेज होती है हमेशा जो बीच की संख्या रहती है। तो ये आपका एवरेज आ गया 34। ठीक है, अब बोला कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इससे आगे की विषम संख्या देखनी है। अब सबसे बड़ी बोला तो इसके पीछे की 8 ना, पहले 8 करते हैं पूरी, तो ये आपकी आ गई 35, 37, 39, ये आ गई आपकी 41। ठीक है, अब इस तरफ को ले लेंगे आप 33, 31, 29, 27, ये बीच का आपका क्या आ गया, एवरेज। संख्या कैसी पूछी है, विषम, विषम ले ली, गिन लो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच की आपकी एवरेज आ गया। ठीक है, ये बीच का जो आपका ये एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये बीच का आपका एवरेज आ गया। तो आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी विषम संख्या का आधा क्या होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 41 है। 41 का आधा पूछा है, तो उसे आप कर दो, तो क्या आ जाएगा 20.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 20 दूनी 40 से 1 बच गया, आधा हो गया 20, 41 का आधा 20.5 होता है, 20.5 इसका आंसर आ गया। बस आपने आपको ये ध्यान दे रखना है कि जैसे 8 लगातार विषम संख्या में बोली गई है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो बीच की संख्या होगी आपकी वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, अगर इसमें पूछा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 27 है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने याद रखना है कि आपको पास जो दे रखा होगा, जैसे औसत दे रखा होगा, जैसे 8 लगातार विषम संख्या ऐसे हो सकते हैं, 9 लगातार सम संख्याएं भी हो सकती हैं, सम संख्याएं भी हो सकती है। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 34 है। ठीक है, तो आप बीच की संख्या मतलब आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का मल्टीपल बताइए। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ ही बन सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ए और बी की आयु का अनुपात है, वही बात बोलिए फिर ए जी से। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है कितना, 9:5। तो ए और बी की एज का रेशो दे रखा है। ठीक है, ए और बी की एज का रेशो 9:5। अब बोला है कि बी की एज जो मतलब इसकी जो एज है 25 ईयर है। बी 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 की एज दे रखा है हमारे पास 25 ईयर है। तो आपने ए की फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 5 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 25। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 5। जैसे यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई हुए तभी ये 25 आया। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 25, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो कितना हो जाएगा, 9 को वो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 जो आपका ये राइट है आंसर हो जाएगा। तो ए की आयु कितनी है, ए की आयु निकला ये आपके पास है 45 ईयर। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ भी आपकी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 45 ए की आयु आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी और सी, उनकी एज का रेशो दे रखा है, अनुपात है ये रेशो। ठीक है, उनकी एज का रेशो दे रखा है 2:3:5। ए बी सी, इनकी एज का रेशो दे रखा है 2:3:5। अब बोलता है कि बी और सी की टोटल आयु जो है वो 42 वर्ष है, कुल आयु। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि बी और सी इनकी टोटल एज कितनी है, इनकी टोटल एज दे रखी है बी और सी की, सिर्फ ये दे रखी है मेरे को, बी और सी की टोटल एज ये दे रखी है 42। बी और सी की टोटल एज 42। तो बोले कि ए की 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। ठीक है, तो ए की जो मतलब आफ्टर 2 ईयर्स जो मतलब उसकी एज क्या हो जाएगी, ए की आफ्टर 2 ईयर जो मतलब एज क्या हो जाएगी, तो वो बताना है आपने। तो आपको क्या दे रखा है कि बी और सी इनकी टोटल एज दे रखी है 42। यहाँ पे कितनी दे रखी है बी और सी की टोटल एज, इनको भी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे दे रखे आपकी 42 आपको यहाँ पास, यहाँ पे आपका जोड़ दे रखा है, और यहाँ पे आपके रेशो में दे रखी है। तो ये कितनी है 5 3 8।
ठीक है, बी और सी, बी और सी नहीं, यहाँ पे ए और सी होनी है। ठीक है, ये बी और सी नहीं, यहाँ पे ए और सी। तो यहाँ पे जो आपका ये ए और सी का टोटल ये दे रखा है, ए और सी का लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ए और सी का टोटल ये दे रखा है, तो ए और सी का कर लो आप प्लस। तो ए और सी का कितना, 5 और 2, ये हो गया 7। ए और सी का मिला के कितना है, ये 5:2 रेशो है। अगर आप बी और सी भी चला जाता, लेकिन यहाँ पे फिर आपका पॉइंटों में जाता, ये क्वेश्चन इस हिसाब से सेट। अगर यहाँ पे फिर चेंज करनी पड़ती है हमें, यहाँ ऐड करना पड़ता है। आप यहाँ चेंज कर लो या यहाँ चेंज कर लो, क्योंकि इक्वेशन जो देंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व होने वाली ही देंगे पेपर में। ठीक है, तो ये 5 जो है 2 आपका ए और सी का टोटल यहाँ पे रेशो में दे रखा है। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ये 7 की पार्ट की वैल्यू आपके पास रखी 42। हमें चाहिए 1 पार्ट की वैल्यू, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 6। 1 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 42/7 डिवाइड आप 7 कर देंगे। ठीक है, तो सच की 42 आ जाएगी। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब 1 पार्ट की वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी, 6 आ गई 1 पार्ट की वैल्यू। तो अब बोला ए की 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो आप इनसे तीनों की आयु निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए की आयु कितनी है, 12 आ गई, बी की कितनी है, 18 आ गई, और सी की कितनी है आपकी, 30 आ गई। जिसकी पूछी है उसकी बता सकते हो, लेकिन पूछा क्या, ए की 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो ए की ये प्रेजेंट एज निकली है इसकी 12, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। ए की 2 वर्ष बाद जो आयु हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। जो बोला है जो रेशो में उनको यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे ए और सी की कुल आयु बोला 42 वर्ष, तो ए और सी की इसकी एज को आप प्लस कर देंगे, ए और सी की, और आपके टोटल दे रखी है ए और सी का कुल कितना दे रखा है 42, और रेशो में कितना दे रखा है 5 और 2। ठीक है, तो 7 पार्ट की वैल्यू आ गई आपके पास 42, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए तो 6 आ गई। और ए की पूछी है आपकी 2 साल बाद आई थी, ए की पहले प्रेजेंट एज आ गई, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 आ गई, 6 से मल्टीप्लाई करके 18 आ गई, 6 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगी। जिसकी पूछी होती उसकी बता देनी थी। ए की पूछी 2 वर्ष बाद है, तो ए की 2 वर्ष बाद आएगी 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि सीता और गीता की वर्तमान आयु, सीता और गीता की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 8:9 है। ठीक है, इनकी आयु का योग दे रखा है, इनका जोड़ दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है 68, ये 68 दे रखा है ये वाला जोड़। ठीक है, यहाँ रेशो में 8:9 है, और टोटल जोड़ दे रखा है आपके पास। टोटल जो इनकी आयु का टोटल है वो दे रखा है 68। अच्छा, 9 और 8 कितना होता है 17। तो यहाँ रेशो में ऐड कर लो, यहाँ रेशो में इनको ऐड करके तो 68 है इनका। ठीक है, तो 17 पार्ट की वैल्यू कितनी है 68, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए 4। ठीक है, 17 चौके 68 होता है, तो 4 आ गई 1 पार्ट की वैल्यू। अब बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले इनकी प्रेजेंट आयु फाइंड आउट कर लेते हैं इससे। ये 32 इसकी आगे प्रेजेंट आयु, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 36 ये आगे इनकी प्रेजेंट रेशो, जो प्रेजेंट में रेशो अगर प्रेजेंट रेशो पूछा होता है तो 32/36 ये रेशो आपका ठीक होता है। लेकिन आपसे पूछा कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या अनुपात क्या होगा, तो +10 कर दो, इसमें +10 इसमें +10, ये आ गया आपका 42, ये आ गया आपका 46। तो अब इसको रेशो से निकालो, तो ये आ गया 2 से 2 बार चला गया 21, ये आ गया 23। तो इनका जो 10 वर्ष बाद आयु का रेशो आया 21/23, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपका आज का सेशन, जिसमें कि 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।